Hello students, now we are going to study a very important disease that is AIDS. AIDS का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हर एक वर्ड की मीनिंग क्या है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है क्योंकि ये वायरस इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। देन एक्वायर्ड मीन्स we acquire this disease during our lifetime. It's not congenital. बर्थ के साथ हम लेके पैदा हुए ऐसा नहीं है, हम इसे एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ में। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो इस तरह से ये बहुत सारे सिम्टम्स का ग्रुप है जो कि हम लाइफ में एक्वायर करते हैं और इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। कैसे ये वायरस हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में एंटर हुआ, इसकी एक स्टोरी है कि 1920 के आसपास हंटिंग के दौरान अफ्रीकन पॉपुलेशन में चिंपैंजी से ये आया। मींस चिंपैंजी और किसी अफ्रीकन की आपस में लड़ाई झगड़े में ब्लड मिक्सिंग हुई और पहली बार 1920 में ये अफ्रीकन पॉपुलेशन में आया ह्यूमन बीइंग की, और फिर 1920 से 80 तक सर्कुलेट होता रहा और 1980 में पहली बार ये एक अमेरिकन में रिपोर्ट हुआ था। और उसके बाद से अभी तक 40 इयर्स हो गए और 40 मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस डिज़ीज़। तो हम देखते हैं इतनी ख़तरनाक डिज़ीज़ जिसकी कोई अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है, किसी भी तरह से हम डेथ को नहीं रोक सकते हैं अगर HIV हो गया तो हम देखते हैं ये किस वायरस की वजह से होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो खास वायरस है जिससे एड्स होता है, दैट इज़ HIV वायरस, मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वो वायरस जो ह्यूमन बीइंग में डेफिशिएंसी कॉज कर देता है इम्यून सिस्टम की। तो ये जो वायरस है पर्टिकुलर, ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, दैट इज़ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरसेस की कैटेगरी को बिलोंग करता है। कोरोना वायरस इज ऑल्सो रेट्रोवायरस। हम देखेंगे कि क्या होते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रो का मीनिंग होता है ओल्ड, पुराना, पीछे जाकर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा काम खास हो रहा है जैसे एक नॉर्मल डायरेक्शन है आगे बढ़ने की, यहाँ पर पीछे बढ़ने वाली काम हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली होता है DNA टू RNA, यहाँ पर RNA टू DNA बन जाता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसके पास जीनोम है, आप देख सकते हो RNA जीनोम है। कोरोना वायरस में भी RNA जीनोम है, यहाँ प्रोटीन की कवरिंग है और साथ में यहाँ पर लिपिड की भी कवरिंग होती है। जब हमारी सेल्स को आकर डैमेज करता है तो हमारी ही लिपिड की कवरिंग अपने बाहर बना लेता है। तो ये इसके स्ट्रक्चर में खास बात है कि RNA जीनोम है और एक खास तरह का एंजाइम है इसके पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम की हेल्प से ही ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है और इसके पास RNA जीनोम है। तो दिस इज HIV वायरस। नेक्स्ट, ये कैसे ट्रांसमिट होता है हमारी पॉपुलेशन में, आपस में कैसे स्प्रेड होता है लोगों में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली चीज़ तो थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो इसके स्प्रेड के चांसेस होते हैं, ये स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो बहुत ध्यान देना होता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी और को चढ़ा दिया गया तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा HIV का। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो बार बार ड्रग्स लेते हैं, लाइक इंजेक्शन, वही नीडल्स यूज़ करते हैं, तो अगर किसी भी तरह से इन्फेक्टेड नीडल्स यूज़ करी जा रही हैं, चाहे इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़र्स के केस में हो या किसी भी तरह से इन्फेक्टेड नीडल्स या सिरिंज यूज़ करी गई तो भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। देन इन्फेक्टेड मदर से उसके बेबी को प्लेसेंटा के थ्रू भी हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी हो सकता है। इन तरीक़ों से ये स्प्रेड हो सकता है HIV इन्फेक्शन। तो कौन से लोग हाई रिस्क पे हैं, कौन से लोग हैं? पीपल हैविंग मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स। मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स होना कोई क्राइम नहीं है, बट अगर कोई भी पार्टनर उनमें से HIV इन्फेक्टेड है तो वो लार्ज पॉपुलेशन में स्प्रेड हो जाती है डिजीज़। नेक्स्ट, जो भी ड्रग एब्यूज़र्स हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, इंट्रावीनस ड्रग इंजेक्शंस लेते हैं, वो तो ड्रग लेने वाले होश में नहीं होते हैं, कौन किसने डाला, फिर दूसरा वही सिरिंज उठा के डाल लिया नीडल, तो ये स्प्रेड हो जाता है ड्रग एब्यूज़र्स के केस में जब वो इंट्रावेनसली लेते हैं। ड्रग्स को भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे।
कि ड्रग्स कितनी हार्मफुल चीज़ है। वैसे ही ड्रग्स लेकर मरना है और फिर HIV का इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है व्हेन यू आर नॉट इन योर सेंसेस। उसके अलावा जहाँ पर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसी डिजीज़ेस जैसे कि थैलेसीमिया, ऐसे केसेस में भी खतरा बढ़ जाता है अगर ब्लड चेक नहीं हुआ और इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया तो भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा मदर्स, जो इन्फेक्टेड मदर्स हैं, उनका बेबी हमेशा रिस्क पे है, इन्फेक्टेड मदर के बेबी को भी हो सकता है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और जब भी प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इमीडिएटली जो पहला टेस्ट करते हैं दैट इज़ HIV टेस्ट। तो अगर इनिशियली पता चल गया कि मदर HIV है तो मेडिकेशन से उसके बेबी को बचा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उसका बेबी HIV पॉजिटिव ना हो। देन ये जानना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस है कि HIV नहीं स्प्रेड होता है मियर कॉन्टैक्ट से, ये बॉडी फ्लूइड से होता है, चाहे वेजाइनल फ्लूइड हो, सीमन हो, ब्लड हो, लिम्फ हो, टिश्यू फ्लूइड हो, किसी भी तरह के बॉडी फ्लूइड की मिक्सिंग से होता है ये स्प्रेड, सिंपल टच से नहीं होता है। तो सिंपल हगिंग, किसिंग या इन्फेक्टेड पर्सन के यूटेंसिल्स, ऑब्जेक्ट्स, टॉवल्स, कपड़े कुछ भी यूज़ करने से नहीं होता है। तो पेशेंट को आइसोलेट नहीं कर देना है, पेशेंट के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, वो भी प्यार का हकदार है, उसको भी पैम्पर करना है, अच्छे तरीके से बिहेव करना है। ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद किसिंग में या सलाइवा की मिक्सिंग से नहीं स्प्रेड होता है HIV। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सलाइवा मिक्स हो, कप 2 कप, तब भले ही हो सकता है, अदरवाइज सिंपल किसिंग से नहीं होता है HIV इन्फेक्शन। तो अब हम इसकी साइकिल देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT का डायग्राम है और ये बहुत पूछी जाती है, आपको ड्रॉ करके दी जाएगी, लेबल करो या ड्रॉ करो, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो बहुत अच्छे से समझते हैं। ये रेट्रोवायरस है हमारा HIV वायरस, इस पे कौन सा जीनोम है? RNA जीनोम है इसके अंदर। जब ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेगा, जब किसी ह्यूमन के अंदर एंटर हुआ, तो बाकी वायरसेस होते हैं वो इम्यून सिस्टम से छिपने और बचने की कोशिश करते हैं। ये इतना शेर है, ये इतना पावरफुल है कि सीधा के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे पावरफुल सेल हमने कौन सी देखी थी? बड़ी बड़ी सेल्स, मैक्रोफेजेस। मैक्रो बड़ी, फेजेस खाती हैं जो दूसरी सेल्स को, दूसरी वायरस बैक्टीरिया को खा जाती हैं। उन पावरफुल मैक्रोफेजेस पे आके ये अटैक करता है, क्योंकि मैक्रोफेजेस को किल नहीं कर पाएगा तो ये अपना, उन्हीं मैक्रोफेजेस को अपनी फैक्ट्री बना लेता। अभी हम देखेंगे कि यही मैक्रोफेजेस बन जाती है वायरस फैक्ट्री, HIV फैक्ट्रीज। तो इसने सबसे पहले मैक्रोफेजेस को किल किया, आके अटैक किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली सेल कौन सी है जिसको HIV इन्फेक्ट करता है? दैट इज मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज पे आया। आप जानते हो वायरस का पार्टिकल जो है, वायरस की प्रोटीन बाहर छोड़ देता है, सिर्फ अपना जीनोम अंदर एंटर कराता है, तो प्रोटीन कवरिंग बाहर रह जाएगी। ओनली RNA जीनोम विल एंटर इनसाइड द होस्ट सेल। तो सिर्फ वायरस का RNA अंदर आ गया। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? DNA से RNA बनना। यहाँ पर तो इसके पास RNA है, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर है DNA। तो ये पहले RNA से DNA बनाएगा, मीन्स रिवर्सल होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से इस RNA का DNA बनेगा। तो वायरल RNA अपना DNA बनाएगा। अब ये DNA जो वायरस का DNA है वो हमारी सेल, मैक्रोफेज सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट DNA में जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब मास्टरमाइंड कौन है? वायरस। वायरस ने अपना DNA लगा दिया। अब वायरस गाइड करेगा हमारी सेल की मशीनरी, हमारा न्यूट्रिशन, हमारे सेल की मशीनरी यूज़ करके ये लार्ज नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स बना लेगा। तो न्यूट्रिशन हमारा है, मशीनरी हमारी है, सिर्फ इसका अपना एक DNA RNA है वो, और अपना एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दैट्स इट। बाकी सब कुछ हमारी सेल से यूज़ करेगा और लार्ज नंबर ऑफ वायरस, HIV वायरस बना देगा। और इस तरह से ये मैक्रोफेज बन गई अब वायरस फैक्ट्री। तो बहुत सारे वायरसेस बन जाएंगे और अब ये जाएंगे दूसरी हेल्पर T लिम्फोसाइट को अटैक करने। हमने पढ़ा था इम्यून सिस्टम में डिटेल में कि इम्यून सिस्टम में देखते हो आप कौन कौन सी लिम्फोसाइट्स हैं? B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट में भी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं, हेल्पर T। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पर होती हैं जो सबको हेल्प करती हैं। B लिम्फोसाइट को भी हेल्प करती हैं, साइटोटॉक्सिक T सेल्स को भी हेल्प करती हैं।
उन्हीं हेल्पर टी लिम्फोसाइट को जाकर ये अटैक करेगा। जो मैक्रोफेजेस वायरस पार्टिकल की फैक्ट्री बन गई थी, लार्ज अमाउंट ऑफ वायरसेस बने थे, वो वायरसेस सेल हमारी फटेगी, वो सभी वायरसेस बाहर निकलेंगे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, वो जाके डिफरेंट टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे अटैक करेंगे। तो कौन कौन सी 2 सेल्स हैं जिनको वायरस अटैक कर रहा है HIV वायरस? मैक्रोफेजेस एंड हेल्पर टी लिम्फोसाइट। सबसे पहले मैक्रोफेजेस को, फिर और निकलते जाएंगे और ब्लड के थ्रू जाएंगे और सारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करते जाएंगे, और इस तरह से हमारे बॉडी में प्रोग्रेसिव डिक्रीज होने लगता है इम्यून सिस्टम का, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स मैक्रोफेजेस किल होती चली जा रही हैं, तो हमारा एक इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर इम्यून सिस्टम वीक होता चला जा रहा है, और ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो और ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंट होता चला जाएगा। तो हमेशा जब भी इन्फेक्शन होता है पर्सन के अंदर, HIV एंटर हुआ से डिजीज़ अपीयर होने तक, एड्स होने तक में एक टाइम गैप होता है, एक लंबा टाइम गैप होता है। दैट कैन बी फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स, 10-20 ईयर्स भी हो सकते हैं। तो HIV पॉजिटिव होना मतलब सिर्फ वायरस की प्रेजेंस, बॉडी में वायरस एंटर हुआ है, वायरस प्रेजेंट है, पर एड्स बीमारी होने में एक लंबा टाइम लग जाता है। इंसान एड्स से तो मरता ही नहीं है, HIV होने के बाद इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी की वजह से उसको नॉर्मल इन्फेक्शंस हो जाते हैं और उसी से उसकी डेथ हो जाती है। अभी हम देखेंगे, तो हमेशा एक लंबा गैप रहता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, HIV पॉजिटिव है, उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? बाउट्स ऑफ फीवर रहता है, उसके अलावा उसमें डायरिया रहता है, वेट लॉस हो जाता है पेशेंट में, और पेशेंट की हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हमेशा किल होती चली जा रही हैं। जो इस इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि नॉर्मली हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई हैं प्रेजेंट, सिंपल सा बैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम जो TB कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस, हम नॉर्मली फाइट कर लेते हैं, नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम डिफेंड कर देता है, बॉडी को बचा लेता है इन पैथोजन से। पर क्योंकि यहाँ इन्फेक्टेड पर्सन में इतना इम्यून सिस्टम वीक हो गया है कि उन नॉर्मल हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट पैथोजन से भी बॉडी फाइट नहीं कर पाती, और ये छोटे छोटे इन्फेक्शंस ही बॉडी को इन्फेक्ट करके, बीमार करके मार डालते हैं। तो सिंपल इन्फेक्शन जैसे माइकोबैक्टीरियम हुआ, टॉक्सोप्लाज्मा हुआ, यही बॉडी को इन्फेक्ट करके बॉडी को डैमेज कर देते हैं। तो अब पेशेंट का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता इन बेसिक इन्फेक्शन से, और इसी से उसकी डेथ हो जाती है कई बार। HIV का टेस्ट कैसे करते हैं? एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे बेस्ड होता है। आप इसके बारे में डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में फिर से पढ़ोगे। तो इसका टेस्ट है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। तो एलाइजा से टेस्ट करते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसके बाद इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ रेट्रोवायरस, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं। 1980 से जो ड्रग्स दिए जा रहे थे आज तक वही ड्रग्स हैं। इस फील्ड में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कुछ खास मेडिसिन नहीं है, सिर्फ कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं जो पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, डेथ को नहीं रोक सकते। एक बार HIV इन्फेक्शन हो गया तो डेथ तो होनी ही है, सिर्फ लाइफ को लंबा कर सकते हैं 5 साल से 10 साल, 10 से 15 साल। हम ये जान चुके हैं कि HIV के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक बार इन्फेक्शन हो गया तो डेथ होनी ही है। तो जब ट्रीटमेंट नहीं है तो हमारे हाथ में क्या है? प्रिवेंशन। ओनली थिंग वी हैव इज़ प्रिवेंशन। तो डेफिनेटली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। HIV एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न पे डिपेंड करता है। ये वो इन्फेक्शन नहीं है कि निमोनिया या टाइफॉइड की तरह हो जाए, हमें पता ही नहीं चला, हमने कुछ कंटेमिनेटेड फूड खा लिया और टाइफॉइड हो गया, हमें पता नहीं चला, हमने कोई ऑब्जेक्ट टच किया वो कंटेमिनेटेड था और फिर हमने नोज़ टच किया और हमको निमोनिया हो गया, कोविड हो गया। तो ये तो अनकॉन्शियस बिहेवियर से भी हो जाता है। बट ये जो एड्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्शियस बिहेवियर से होता है, चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, चाहे वो इन्फेक्टेड मदर से बेबी में हो, चाहे वो ड्रग लाइक सीरिंज या नीडल इन्फेक्टेड है इसकी वजह से हुआ है। तो किसी भी तरह से हमारे कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न की वजह से हो रहा है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बाद में ये ना कहने को रह जाए कि हम इग्नोरेंस की वजह से मर गए। सो प्लीज़ डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस।
जब कब बहुत रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी है। बहुत बेसिक चीज़ें, जैसे सिंपल आप सैलून पे जब आप शेविंग करवाते हो तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लेड है और उसी ब्लेड से किसी दूसरे को किया, डेफिनेटली ब्लेड पे आपको ब्लड नहीं दिखेगा, पर अगर अच्छे से वो स्टरलाइज नहीं किया है तो उस ब्लड में वायरस होगा जो दिख भी नहीं रहा है, और वही ब्लेड अगर यूज़ किया गया दूसरे पर्सन के लिए तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो किसी भी तरह से ब्लड की या फिर बॉडी फ्लूइड की मिक्सिंग हो गई तो ये इन्फेक्शन हो जाता है। नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए हैं लगातार लोगों को एजुकेट करने में, अवेयरनेस क्रिएट करने में, सो दैट कि वो इस फेटल डिजीज़ के स्प्रेड को रोक सकें, कंट्रोल कर सकें। WHO ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत तरह से अवेयरनेस जनरेट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं सो दैट कि ये स्प्रेड ना हो पाए इन्फेक्शन। क्या क्या करती है WHO ने? बहुत पहले तक ऐसा नहीं था, पर अभी जहाँ भी ब्लड बैंक में ब्लड डोनर्स होते हैं तो ब्लड डोनेट करने से पहले HIV टेस्ट होगा। HIV नेगेटिव है तभी वो ब्लड डोनेट कर सकता है, वही ब्लड हम ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्पोजेबल सीरिंज और नीडल्स यूज़ की जाएँ सभी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में। आप भी बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग अवेयर पीपल, आपको भी चाहिए मेक श्योर जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो, चाहे सिंपल सा टेस्ट करा रहे हो, सीरिंज इंसर्ट करवा रहे हो, तो भी मेक श्योर कि डॉक्टर ने या जो भी है स्टाफ उसने आपको नए पैकेट में से निकाल कर डिस्पोजेबल सीरिंज और नीडल ही यूज़ की है। प्लीज़ चेक इट प्रॉपरली। उसके अलावा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स ये बैरियर मेथड है जो सभी तरह के STDs को प्रिवेंट करता है, इंक्लूडिंग HIV इन्फेक्शन। देन एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स। जो भी HIV ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, जिनको भी जो हाई रिस्क पे हैं, उनको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, हर 6 मंथ्स में चेकअप कराते रहना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। HIV के केस में सिर्फ अवेयरनेस ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और HIV या एड्स के लिए हम खास डे भी मनाते हैं इसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। दैट डेज या एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट HIV इन्फेक्शन और एड्स के केस में हमें पेशेंट को किसी भी तरीके से आइसोलेट कर देना नहीं चाहिए। जैसे अभी हम कोरोना के केस में कर रहे हैं, वो तो फॉर शॉर्ट टाइम हो रहा है, वापस से पेशेंट मेन स्ट्रीम में मिल जाता है, पर HIV इन्फेक्शन एक बार हो गया तो वो तो हमेशा के लिए हो गया। तो ऐसे पेशेंट को हमें एकदम से आइसोलेट करना या उसको बैड ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह से ही रहने और जीने का हकदार है। तो हमें या सोसाइटी से उसको अलग कर देना नहीं चाहिए। उसके यूज़ किए हुए आप देखते हो कि हम उसके साथ नॉर्मल बिहेवियर कर सकते हैं, बॉडी फ्लूइड मिक्सिंग ना हो, सिंपल मियर टच से नहीं स्प्रेड होता है। तो ये हम सभी का एक कलेक्टिव ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो नॉर्मल सिटीजन्स हों, पूरी सोसाइटी हो, डॉक्टर्स हों, पेशेंट्स हों, सभी का एक कलेक्टिव बिहेवियर यहाँ पर काम करेगा। और सभी के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पेशेंट के साथ थोड़ा सिंपैथेटिक बिहेवियर रखें, बहुत रूड और रफ ना हो। किसी को HIV इन्फेक्शन है, वो HIV पॉजिटिव हुआ, तो ये कोई हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को बहुत बड़ा स्टिग्मा मानते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो छिपाई जाएं। टाइमली डिटेक्ट होगा, टाइमली बताया जाएगा तो ट्रीटमेंट होगा, और डेफिनेटली बहुत कुछ किया जा सकता है पेशेंट के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट HIV इन्फेक्शन और एड्स।